हमारी ये जो 20 मांगे हैं, इसके अलावा भी और मांगे हैं, जो बहु ओबीसी वर्ग की और भी अन्य मांगे हैं जो अभी छूट रही हैं। लेकिन हमने फिलहाल के लिए 20 मांगसूत्री पत्र जो बनाया हुआ है और जिसका हमने उन 20 मांगों का ज्ञापन हमारे राज्यपाल महोदय जी और चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश सरकार को हमने तकरीबन 7-8-10 दिन पहले उनको जो है ज्ञापन थ्रू जो पहले ही भेज दिया था। कुछ ना कुछ अगर हमें कुछ करना है या कुछ लेना है सरकार से, वो हमें आंदोलनों के जरिए मिलेगा, उनके आगे गिड़गिड़ा के नहीं मिलेगा। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सौरभ कौंडल जी। सौरभ कौंडल मूलतः नगरोटा महुआ विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और ये जो 20 तारीख को ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा हो रही है उसके ये अध्यक्ष हैं, जो समिति बनी है। जहाँ तक ओबीसी के मुद्दों की बात है, एक लंबे समय से ओबीसी का संघर्ष चलता रहा है। मैं सौरभ जी से बात करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी मैं ये बता दूं कि 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद ओबीसी समुदाय को आरक्षण मिला था। बावजूद इसके, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे हो, कई अड़ंगे जो है वो ओबीसी आरक्षण में अड़ाए जाते रहे हैं। इसी वजह से ये जो ओबीसी वर्ग की जो सामाजिक न्याय यात्रा है वो 20 तारीख को होने जा रही है, जिसमें ओबीसी हिमाचल प्रदेश की अगर ओबीसी समुदाय की बात करें तो 56 जो कास्ट हैं वो ओबीसी के अंडर आती है। सौरभ जी, आपका स्वागत है। आप 20 तारीख को जो रैली कर रहे हैं, सामाजिक न्याय यात्रा कर रहे हैं, जो आप कांगड़ा से शुरू करके धर्मशाला तक यात्रा करेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस यात्रा की आपको क्या जरूरत पड़ गई, इस तरह की क्या वजह ऐसी रही कि आपको ये यात्रा करनी पड़ रही है? देखिए सर, आपने जो पहले ही कह दिया कि 1990 के 90 मंडल आयोग के बाद जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन आरक्षण का जो प्रावधान जो दिया गया था, जिसके अंतर्गत जो है 27% आरक्षण का प्रावधान था, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या कहीं भी, है ना सर। लेकिन आप उसके बाद भी देखते हैं उस पर परिप्रेक्ष्य में जब आप देखते हैं कि इतने लंबे समय के बाद भी आज ओबीसी वर्ग को क्या उसके अधिकार जो है, हम 27% आरक्षण की जब हम बात करते हैं कि वो आज तक उस ओबीसी वर्ग को क्या मिल पाया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। हमारा जितना भी ओबीसी का समुदाय है, एक तो वो बिखरा हुआ है, जैसे आप बोल रहे हैं कि उसके अंदर जो है 36 जातियां आती हैं, 56 जातियां जो उसके अंतर्गत आती हैं, लेकिन वो 56 जातियां जो हैं वो बिल्कुल बिखरी हुई हैं। तो उनको कंसोलिडेट करने की आज तक मुझे लगता है किसी ने शायद हिमायत नहीं की थी। इसलिए मुझे लगा कि अगर लोगों को इकट्ठा करना है और उनके अधिकारों के लिए लड़ना है तो उन सभी को इकट्ठा करने के लिए एक कुछ छोटा मोटा आंदोलन करने की जरूरत है, जिससे जो है हम सभी जितनी भी हमारी जो ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जातियां हैं उनको एकत्रित कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कांगड़ा से धर्मशाला तक की जो पैदल यात्रा है 20 तारीख को, उसके लिए आपने 20 पॉइंट बताए हैं कि 20 मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर, उन मुद्दों पर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप ये यात्रा कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो कौन से मुद्दे हैं जो मेजर इश्यूज हैं ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए, जिनको लेके ये यात्रा हो रही है? जी सर, एक तो सर आपने बोला कि ये 20 मांगसूत्र हमने जो पोस्टर भी बनाया है, और एक हमने इसका, मैं पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी ये जो 20 मांगे हैं, इसके अलावा भी और मांगे हैं, जो ओबीसी वर्ग की और भी अन्य मांगे हैं जो अभी छूट रही हैं, ठीक है। लेकिन हमने फिलहाल के लिए एक 20 मांगसूत्री पत्र जो बनाया हुआ है और जिसका हमने उन 20 मांगों का ज्ञापन हमारे राज्यपाल महोदय जी और चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश सरकार को हमने तकरीबन 7-8-10 दिन पहले उनको जो है ज्ञापन थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट जो पहले ही भेज दिया था, ताकि जो है उसके ऊपर कोई वो संज्ञान ले सके और हमारी जो मांगों पे कोई एक का दुक्का मांगे हमारी वो पूरी करते हैं, तो ताकि हमारे को इस आंदोलन की जरूरत ना पड़ सके। ओके जी। तो क्या रिस्पांस अभी तक जो आपने सर, वो जो ज्ञापन दिया था उसका अभी तक तो कोई रिस्पांस आया नहीं है। कोई ऐसा, हमने उसमें अपने फोन नंबर भी डाले थे ताकि वो फोनिकली भी हमसे कांटेक्ट करें, तो वैसा कुछ अभी आया नहीं है और ना ही उनका उसके परिप्रेक्ष्य में कोई जवाब अभी तक हमें मिला है। दर्शकों को मैं ये भी बताता चलूं कि सौरभ कौंडल जी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से
लॉ ग्रेजुएट हैं। इससे पहले ये डीएवी कॉलेज कांगड़ा के स्टूडेंट रहे हैं और डीएवी कॉलेज कांगड़ा से लेके यूनिवर्सिटी तक का जो इनका सफ़र रहा है वो एक स्टूडेंट लीडर के रूप में रहे हैं। वामपंथी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं और लंबे समय तक इन्होंने जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसमें एसएफआई के बैनर तले है ना कई पदों पे काम किया है, एक्टिव रहे हैं। सौरभ जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एक लंबा अरसा हो गया, 35 साल हो गए जिस लड़ाई को चलते हुए, और आप ये कहते हैं कि अभी तक नहीं मिल पाई, इसकी क्या वजह लगती है कि आप, ऐसा क्या कारण है कि सरकार है, चाहे ए हो चाहे बी हो, आपके मुद्दों पे बात नहीं होती, उसका क्या वजह मानते हैं? देखिए, तो सर आपने थोड़ा मेरी पीछे का बैकग्राउंड भी आपने मेरा बता रहे हैं आप। मैं एसएफआई से जुड़ा हुआ था और मैं एसएफआई के विचारों से आज भी प्रभावित हूँ, क्योंकि हम बोलते हैं कि जब आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट छात्र जीवन के अंदर मुझे लगता है, और जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए नेता होंगे उन्हें सबको लगता होगा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है बहुत ही जरूरी है और उनके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। और आज ये आंदोलन की जो हमने आवाज उठाई है, शायद जो मेरे विचार हैं उन्हीं विचारों से, और जो हमने एसएफआई के अंदर संघर्ष किया था उन्हीं संघर्षों से आज जो हमारे, आज भी वो बोल सकते हैं कि आप खून में आज भी वो उबाल है कि कुछ ना कुछ अगर हमें कुछ करना है या कुछ लेना है सरकार से, वो हमें आंदोलनों के जरिए मिलेगा, उनके आगे गिड़गिड़ा के नहीं मिलेगा। दूसरा, आपने बोला कि 35 सालों से जो है आज तक सरकारों ने हमारे लिए उसमें कुछ किया नहीं। वो इतने गैप में सरकारों की, मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूं कि सरकारों की जो मंशा बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है, चाहे वो एससी तबका हो या एसटी तबका हो या ओबीसी हो। हम बोलते हैं कि ओबीसी की आबादी सबसे ज्यादा है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन फिर भी ज्यादा आबादी है ओबीसी, जो ज्यादा आबादी है। लेकिन सरकारें सर, हम जब से मैंने एसएफआई ज्वाइन की और एसएफआई को पढ़ना शुरू किया और हम भगत सिंह के विचार से भी इंस्पायर हुए, तो भगत सिंह का विचार क्या बोलता है सर कि सरकारों की मंशा क्या है, सरकारें कभी भी आपको पढ़ाना नहीं चाहती जी। अगर आपको एजुकेशन मिल जाएगी, अगर आप एजुकेट हो जाएंगे तो आप सर सवाल करना शुरू कर देंगे उस सरकार से, जो प्रशासन के अंदर प्रशासनिक अधिकारी है उससे, अपने अधिकारों के लिए आप अधिकारों के लिए बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए सरकारों की मंशा तो ये रही है कि ये तबका ना तो पढ़े, ठीक है, अगर पढ़ेगा तो ये हमारे से सवाल करेगा। इसलिए जो है इन्होंने कोशिश की, ना तो हमारे को आरक्षण देने की कोशिश की, चाहे हम उसको 93rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2005 में हुआ था और 2006 में जो लागू हुआ था, उसको भी आज तक जो आप देखिए 19 सालों में उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो वो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि सरकारों की मंशा क्या है। वो नहीं चाहती हैं कि ये जो इतना बड़ा सामाजिक तबका है वो पढ़ लिख कर आगे आए। एक सवाल बार बार ये उठता है कि जहाँ पे हम अगर विधानसभा की बात करें या मुख्य धारा की जो पॉलिटिक्स है उसकी बात करें, तो उसमें रिजर्वेशन कहीं ना कहीं, चाहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा की ही बात करें तो एसटी का रिजर्वेशन भी वहाँ पे है, कहीं ना कहीं एससी का रिजर्वेशन भी है, और यहाँ पे भी आपको संविधान ने ओबीसी को भी रिजर्वेशन दी है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में आपके लिए वो आरक्षण नहीं। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में वो आपको आरक्षण मिला हुआ है। तो ये क्या मसला है, क्या इसके लिए आप कॉम्पिटेंट हैं, ये क्या अधिकार बनता है आपका ये भी, या ये कोई अलग प्रक्रिया है? नहीं सर, इसमें हम जो हमारा 20 मांग पत्र जो है उसके अंदर भी ये हमारी मांग है कि विधानसभा के अंदर भी ओबीसी के लिए जो है सीट्स जो है आरक्षित करें, जिससे हमारे जो लोग हैं प्रतिनिधि, वो इलेक्शन अगर कंटेस्ट करना चाहते हैं तो उस माध्यम से जहां भी, अगर आप जहां ओबीसी का तबका आपको लगता है कि ज्यादा है, आप वहां पे रिजर्व सीट कर सकते हैं, ताकि वहां सिर्फ ओबीसी का ही आदमी चुनाव कंटेस्ट कर सके। दूसरा सर, आप देखें कि लोग, ये सरकारें क्यों नहीं चाहती हैं, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हमारी जो सोसाइटी है, ओबीसी का जो वर्ग है वो बिखरा हुआ है, ठीक है, उसका अलग अलग, हर आदमी की अलग अलग मंशा है, अलग अलग अपने अपने जीवन के अंदर वो व्यस्त है, वो नहीं चाहता है कि मैं आगे आऊं। और सरकारें इसी बात का फायदा उठा के हमारा जो है, मैं सीधे तौर पे बोलूंगा कि शोषण कर रही हैं। ना तो हमें एजुकेशन के अंदर आगे आने दे रही हैं, ना ही आप नौकरियों के देखें, नौकरियों के अंदर हमें आगे आने की मौका दे रही हैं। दूसरा, ना ही जो विधानसभा सत्र के अंदर या विधानसभा के अंदर हमारे लिए कोई ऐसी सीट रिजर्व कर रही हैं जिसके हम कंटेस्ट कर सकें। मैं इसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि विधानसभा में भी आपको आरक्षण मिलना चाहिए। जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें जैसे औरों के लिए रिजर्वेशन है, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है, ओबीसी को, लेकिन जो जनरल में भी ओबीसी के लोग
चुन के जाते रहे हैं, जी, जी। क्या वो आपके जो हित थे ओबीसी के, उनकी पैरवी जो विधानसभा के अंदर करनी थी, सदन के अंदर करनी थी, क्या पैरवी किसी ने की है? क्या उनका आपका जो जो पुराने लोग यहाँ पे जो इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते रहे, उनकी भूमिका क्या रही है? मैं सर एक तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जितने मेरे ध्यान में और मेरे नॉलेज में है कि आज तक हमारे वर्ग की लड़ाई या हमारे वर्ग की जो बात है, किसी भी जो हमारा ओबीसी चुना हुआ नुमाइंदा गया हो, हुँ, हुँ। उसने भी उस चीज़ को अगर कभी बात रखी होगी, लेकिन बात रखने के बाद उसने कभी भी उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया है। फ़ॉलो अप नहीं की फ़ॉलो उसको। अप नहीं किया। अगर हुँ, बात रख दी कि हमें ये चाहिए है, हुँ, हुँ। ओबीसी के लिए आप इतना करिए, उसके अलावा उसने उसके बाद वो सवाल द्वारा अपने चीफ मिनि चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, उससे उसने इस सवाल को दोबारा पूछा नहीं है और ना ही हमारे ओबीसी के तबके को इकट्ठा करने की कोशिश की है या हमें कभी ये ना बोला बोला हो कि तुम आंदोलन करो, हम तुम्हारे पीछे रहकर जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे और तुम्हारे साथ चलेंगे। ये कभी भी हमारे जो नुमाइंदे हैं, चाहे आज हैं या पहले जो थे, उन्होंने कभी भी ऐसी हिमायत नहीं की है। तो सौरभ जी का ये कहना है कि जो भी इस वर्ग से जो ओबीसी वर्ग से चुन के विधायक बनते रहे हैं या मंत्री रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों में, उन्होंने कभी भी गंभीर रूप से जो इस समुदाय के इश्यूज़ हैं, ओबीसी के इश्यूज़ हैं, उनको सदन के अंदर, उनको विधानसभा के अंदर उतनी गंभीरता से नहीं उठाया है। अगर उठाया भी है, तो उनके ऊपर फ़ॉलो अप नहीं हुए। सौरभ जी, मैं एक और बात मेरा एक आपसे सवाल है, जैसा हम देखते हैं नगरोटा बगवा हो गया, पालमपुर हो गया, नूरपुर हो गया, यहाँ पे ओबीसी भवन बने हैं। जी। या फिर हम बात कर रहे हैं कि एक ओबीसी भवन यहाँ पे धर्मशाला कंस्टिट्यूएंसी में पासू में बन रहा था, जो आधा-अधूरा बना है। आधा तो लेकिन अगर आप गहराई से देखते हैं तो ये ओबीसी भवन चाहे ओबीसी के नाम पे बने, लेकिन इनका रख-रखाव, वो संचालन तो ओबीसी के पास नहीं है, इनको और कर रहे हैं, तो इस पे क्या स्टैंड है आपका एक? बिल्कुल सर, ये भी हमारी एक माँग है कि हम जो बोल रहे हैं कि चाहे पालमपुर में हो या नगरोटा बगवा में हो या हुँ, हुँ। नूरपुर में हो, जो हॉस्टल्स इसमें हुँ, ओबीसी के बच्चों के लिए हॉस्टल्स का निर्माण भी किया गया है और साथ में जो भवन बने हैं, जिसके अंदर आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं कि वो सामुदायिक भवन टाइप हैं, ओबीसी हुँ। के लोग अपने बच्चों की शादियाँ या कोई भी एक्टिविटी है, उन भवनों के अंदर कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में उसका संचालन जो है, अब एक तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ये हमारा आंदोलन कोई इसको वैसा ना ले, ये जाति विरोधी आंदोलन नहीं है, ठीक है? हुँ। तो इसलिए लेकिन आज जो हमारे भवन हैं, उसका संचालन किसी और जाति के पास है, जो किसी और कैटेगरी से आता है, हुँ, हुँ। और संचालन किसका कर रहा है? ओबीसी भवन का, ओबीसी हॉस्टल का, और जो किसके बजट से बना है? वो ओबीसी के बजट से बना है। तो सर आप मतलब साफ स्पष्ट हो जाता है कि चाहे ये सरकारों की ही मंशा है, मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा ये सरकारों की मंशा है, जो जिसके लिए जिसके बजट से जो चीज बनाई गई है वो उसको ना देकर किसी और के हाथ में दे रही है, ताकि परमिशन किससे मांगने जाएं और झुके किसके आगे, मतलब साफ स्पष्टता सी जो है यहाँ दिखाई देती है। और हम इस मांग को मनवा कर रहेंगे, क्योंकि ये हमारे बजट से हमारे लिए बनाए गए भवन है, हॉस्टल हैं, जिसको हम आने वाले समय में हम बोल रहे हैं कि जो ओबीसी के संगठन बने हैं उनके हाथों में दिया जाए, ताकि वो उसकी रख रखाव अपने तरीके से करें उसका। एक बात और आती है सर, ये जो आपका मूवमेंट है, जी। जिसको आप बड़ा इस तरह से एक बड़े आंदोलन के स्टार्टिंग के रूप में देख रहे हैं जी। कि आप एक लगभग 17-18 किलोमीटर का जो सफ़र जी। है ना? और ये ओबीसी बहुल क्षेत्रों से होके आपकी बिल्कुल। रैली, तो इस रैली में आपने किसको न्योता दिया है? कौन-सी संस्थाएँ पार्टिसिपेट कर रही है? आप ये कह रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल लोग इसमें शामिल नहीं है, तो कौन-कौन सी संस्थाएँ शामिल हैं? और कितने क्या क्या अनुमान है आपका, कितने के लोग आपकी जो ये ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा है, इसमें कितने की लोग यहाँ पे पहुँचेंगे? देखिए भावुक जी, एक तो मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी जो यात्रा है, रैली कम एक जागरूकता अभियान है। ओके। तो जागरूकता अभियान में हम कभी भी ये कल्पना नहीं कर सकते कि इस रैली के अंदर जो लोग बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी अपनी देंगे या नहीं देंगे। उसकी हमने ना तो कल्पना की है और ना कर रहे हैं कि कितने लोग आएँगे और कितने नहीं आएँगे। हुँ, हुँ। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि संस्थाएँ कौन-कौन सी आएँगी, हमने किसी संस्था को कोई न्योता नहीं दिया है। हुँ। हम जो ओबीसी के अंदर जैसे आप बात कर रहे हैं, 56 जो जातियाँ इसके अंदर आती हैं, हुँ, तो हुँ। हम सभी जातियों से ये अनुरोध और अपील कर रहे हैं कि वो इस आंदोलन, ये सिर्फ मेरा या किसी और का आंदोलन नहीं है, ये हम सबका आंदोलन है। अगर हम इस वर्ग से संबंधित हैं तो हम सब लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है और लोगों की पार्टिसिपेशन भी जो है इसके अंदर करवानी है। और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं, एक तो ये जो हमारा आंदोलन है सर, हुँ। ये आंदोलन जो है गैर राजनीतिक पार्टी रहेगा, ओके। लेकिन
ये आंदोलन राजनीतिक रहेगा। अब मैं राजनीतिक इसलिए बोल रहा हूँ सर, मैं खुद ही बता देता हूँ आपको, ये राजनीतिक इसलिए रहेगा कि क्योंकि सर सरकारों की मंशा क्या है कि हमें अगर ओबीसी वर्ग को कुछ नहीं देना है तो वो है क्या, वो असल में राजनीति है। और अगर हम अपने आंदोलन से राजनीति नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम कोई सामाजिक कार्य प्रणाली में हिस्सा नहीं ले रहे हैं सर। हमें अगर सरकार हमारे साथ राजनीति कर रही है तो हमें भी जो है सरकार के साथ डायरेक्ट सीधे तौर पे राजनीति करनी पड़ेगी। पर सौरभ जी, जब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे सक्रिय राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है या उनका इस संगठन का जो तंत्र उन्होंने बुना है, वो तो पंचायत स्तर तक, गांव स्तर तक पहुंच चुका है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हैं, तो वो ही कैंडिडेट बनाया जाता है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं पे जो पार्टियों का हाथ होता है। अब तो आप यहाँ जिला परिषद तक ही नहीं या 50वीं तक, प्रधान तक में भी वो अगर पार्टी का कोई कैंडिडेट है तो उसकी सपोर्ट ज़्यादा होती है। तो इसके बीच में आप एक तरह से पूरी तरह ये नकार रहे हैं कि ना कांग्रेस ने आपकी कोई मदद की है, ना बीजेपी ने, और इन दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश में राज किया है। तो आप किस तरह से जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि क्या पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं, क्या कोई थर्ड पार्टी को लाने का मंशा है आपकी, कौन सी राजनीति की बात? नहीं सर, अभी तो ऐसी कोई सर मंशा नहीं है, क्योंकि अकेले कभी भी कोई आदमी थर्ड फ्रंट की अगर आप बोले तो कल्पना कर नहीं सकता। उसके लिए हमें लोगों को एकजुट करना पड़ता है। और मे भी हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ये हमारा आंदोलन सक्सेस रहता है, ये आंदोलन सिर्फ 20 सितंबर को सिमट नहीं जाएगा। हम इस आंदोलन को और लंबा लेके जाएंगे, हम लोगों को जागरूक करके एकजुट करने की कोशिश करेंगे। जिससे आप जो बोल रहे हैं, हो सकता है अगर लोगों की मांग ये आती है कि हमें थर्ड फ्रंट की जरूरत है, आप बोल रहे हैं कि प्रधान किसका है, या बीजेपी का होता है या कांग्रेस का होता है, या क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टियों का राज है आज तक हम देखें तो सिर्फ 2 ही पार्टियों का जो राज रहा है। लेकिन हम ये जो है सरकारों का सर एक इसको बोल सकते हैं कि लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि किसी को प्रधान में हम समर्थन दे देंगे और उसको अपनी बीजेपी का प्रधान बना देंगे या जिला परिषद बना देंगे या बीडीसी मेंबर बना देंगे, उसको वहीं तक खुश कर दिया जाता है। और प्रधान, अब एक चीज देखिए सर कि अगर आप उसको प्रधान बना रहे हैं सर, ठीक है, और उस आदमी का खुद का, मैं बोलता हूँ इंसान वैसे फितरत से लालची होता है, चाहे मैं हूं या चाहे आप है, कोई भी आदमी फितरत से लालची रहता है। तो अगर किसी को प्रधान का पद मिल जाता है तो कभी भी उस सरकार के खिलाफ बोलता नहीं है। अगर सरकार जिसको बीडीसी या जिला परिषद बना देती है तो कभी सरकार से सवाल नहीं करेगा। हम सर, मैं बोल रहा हूँ कि हम सरकार से सवाल करेंगे। हम सवाल कर रहे हैं कि अगर हमारी मांगे आज तक पूरी, जो आधिकारिक मांगे, हम संवैधानिक मांगे जिनको बोल रहे हैं, वो पूरी नहीं हुई है, वो सवाल वो प्रधान नहीं उठा पाएगा, वो जिला परिषद नहीं उठा पाएगा। वो एक आम आदमी जिसके दिल में सर पीड़ा होगी अपने समुदाय, अपने वर्ग के लिए, वो सवाल जरूर करेगा और इस 20 सितंबर की रैली के अंदर जरूर आएगा। ये जो ओबीसी है, इसमें एक बड़ा जो जनसंख्या का हिस्सा है वो चौधरियों का है, जिसे आप गिरथ या क्या के पुकारते हैं, गिरथ पाती चांग जो। और हम देखते हैं कि जो इस कम्युनिटी के सबसे बड़े लीडर हुए चौधरी हरिराम, है ना, उनके सम्मान में एक पार्क बना। लेकिन आज वो पार्क हमें ऐसे लगता है कि सम्मान कम है और अपमान ज़्यादा है। तो इस तरह के जो रोल मॉडल रहे हैं इन कम्युनिटीज़ के, तो उनके साथ या उनके जो स्मारक है उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इसको लेके भी है इसमें आपके आंदोलन में कहीं रूपरेखा है कि उसके बारे में भी बात की जाएगी? बिल्कुल सर, उस जो चौधरी हरिराम जी का आपने बोला कि वो जो मटोर, वो भी हमारी एक मांग है इसके अंदर। उसके अंदर हम सरकार से यही सवाल करेंगे कि जिसके अंदर शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन एक बजट एलोकेट हुआ था सर उसके लिए, उस जो पार्क के लिए वहाँ एक निर्माण करना था, उसको सुंदर तरीके से जो सजाने का कार्य जो है ये हिमाचल टूरिज्म के अंडर आता है, उसने जो करना था। लेकिन आप देखिए सर, ये किस वर्ग के नेता रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इनके साथ ये, तो मैं बोलूँ चौधरी लग गया या ओबीसी लग गया, तो हमारी सरकारें सर कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगी जिससे कि लोगों को, हमारे लोगों को, ओबीसी वर्ग के लोगों को ये पता लगे कि इनके ऐसे भी नेता रहे हैं। जी सर, तो इसीलिए जो है सर ये वहां, क्योंकि अगर चौधरी हरिराम का पार्क अच्छे तरीके से बनाया जाता है तो उनकी बड़ी शायद महामूर्ति भी इनको लगानी पड़ेगी, वहां बड़े अक्षरों में उनका नाम भी स्थापित किया जाएगा, जो चीज ये सरकारें नहीं चाहती। नहीं, पर नाम लगाने से तो आप देखो ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चौधरी श्रवण कुमार का नाम लगने से तो रिजर्वेशन मिल नहीं गई आपको। वहां में नाम तो उस फट्टे पे चौधरी हरिराम
बिल्कुल चौधरी श्रवण कुमार का नाम है वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो जिसे आरक्षण की आप बात करें वो तो वो वहाँ सिर्फ बिल्कुल सर, वो अलग चीज है, लेकिन जो आपका सवाल था सर उसके हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सरकारें नहीं चाहती हैं कि अगर हमारे कोई नेता रहे हैं उनके नाम का प्रचार करके हम जो हमारा यूथ है उसको बताओगे। मैक्सिमम यूथ को तो सर ये भी नहीं पता होगा कि जो आप नाम ले रहे हैं चौधरी श्रवण कुमार, ठीक है, वो कौन थे, ठीक है, वो विधायक रहे हैं या मंत्री रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा। और उनके मैक्सिमम पर्सन को सर मैं बोलता हूँ कि ये नहीं पता होगा कि पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पे है। लोग तो इस नाम से जानते हैं सीएसके यूनिवर्सिटी, ठीक है सर, सीएसके। तो लोगों को ये चीज पता नहीं होगी कि उसका सीएसके भी मेरे को लगता है जानबूझ के ही। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वही उस तभी तो सीएसके बोला। ये भी सरकारों की सर मंशा है कि आप सीएसके शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ताकि उस चौधरी श्रवण कुमार नाम को जो है लोगों तक वो नाम ना पहुंच पाए कि जो पालमपुर के एक समय के अंदर विधायक रहे हैं, उनका नाम जो है लोगों तक नहीं जाना चाहिए। वैसे ही चौधरी हरिराम का मैं बोल रहा हूँ, चौधरी हरिराम का जो है नाम लोगों के बीच नहीं जाना चाहिए। अभी पीछे जैसे एक संगठन जो है ओबीसी के अंतर्गत जो संगठन आता है वो एक डिमांड उठा रहे थे कि नगरोटा बगुआ कॉलेज का जो नाम है चौधरी हरदयाल जी के नाम पे कर रखना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन सरकार की, इन्होंने शायद ज्ञापन भी दिया होगा, लेकिन उसके ऊपर भी सरकार की अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आई है। और मैं वही बोल रहा हूँ कि क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं आ रही है। अगर डिग्री कॉलेज नगरोटा बगुआ का नाम क्या बोले चौधरी हरदयाल नाम से लिखा जाएगा तो अब उस कॉलेज के अंदर मैक्सिमम ऑफ पर्संस पढ़ने वाले बच्चे कौन है, वो इसी समुदाय इसी वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो अभी उनको यही नहीं पता होगा कि चौधरी हरदयाल भी नगरोटा बगुआ के किसी समय विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। बिल्कुल, तो यही जो है हमारे पिछला जो इतिहास है उसको इन सरकारों ने छुपाने की कोशिश की है। मैं सौरभ जी, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं और अब मेन मुख्य धारा की एक्टिव पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, 30 साल की उम्र आपकी हो गई है ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस देश के अंदर एजुकेशन को लेके राइट टू एजुकेशन बना है, उसको लेके क्या जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है प्रदेश के अंदर वो कैसे हो रही है, और उसको लेके ये जो आपका जो संघर्ष समिति है जो यात्रा करे उसका क्या स्टैंड है इसको लेके? मैं एक्चुअली अपनी मांगों से खुद ही भटक रहा हूँ और आप जो है मुझे बार बार मांगों की तरफ खींच के ला रहे हैं सर। राइट टू एजुकेशन को हम, ये भी हमारी इसमें एक मांग है, ये 5वें शायद 6 नंबर पे हमारी मांग रहेगी। इसमें भी हम मांग कर रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को प्रदेश के अंदर पूरी तरह लागू किया जाए। नहीं, अभी एट प्रेजेंट क्या स्थिति है सर? राइट टू एजुकेशन के अंदर आप देखिए 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ने का अधिकार जो इस एक्ट के अंदर दिया गया है, निःशुल्क। जी निःशुल्क, बिल्कुल। और हम दूसरी तरफ देखें कि इसमें जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं सर, निजी स्कूल जो और संस्थाएं जो एजुकेशन प्रदान कर रही हैं, उसके अंदर भी जो है 25% की रिजर्वेशन जो है, जो पिछड़ा वर्ग है या कोई भी जो आर्थिक तौर से पिछड़ा हुआ है या या दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग है, चाहे या एससी से बिलोंग करता है, उनके लिए भी 25% उसके अंदर आरक्षण है कि उनके बच्चों को भी जो है निःशुल्क, बिल्कुल फीस निःशुल्क पढ़ाई जो है, ये जो जिनको हम पब्लिक स्कूल बोलते हैं, जी जिनको पब्लिक मैं इसीलिए निजी बोला, प्राइवेट स्कूल। और आज के समय में के अंदर देखेंगे सरकारी स्कूल कम हो रहे हैं, सरकारें बंद कर रही हैं, और दूसरी तरफ जो है सरकारें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही हैं, और सरकारों की मंशा है प्राइवेटाइजेशन की। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं तो सर राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी उन निजी स्कूलों, उन निजी कॉलेजेस के अंदर उसको लागू करें, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जिससे कि जो ये तबका है जो आर्थिक तौर पे भी पिछड़ा हुआ है और वैसे भी पिछड़ा हुआ है, उसको भी वहाँ जो है आरक्षण मिले और उनके बच्चे वहाँ पढ़ सकें अच्छी एजुकेशन। अगर प्राइवेट स्कूलों में अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो उस एजुकेशन को वो ले सकें। स्टूडेंट लाइफ में आप इस तरह के जो स्टूडेंट्स के राइट्स हैं उसको लेके बड़े एक्टिव रहे हैं और इस तरह से आंदोलन भी किए। जितनी मेरी जानकारी है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हायर एजुकेशन है उसको लेके स्टेट गवर्नमेंट के 16 बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें 7 मेडिकल कॉलेज हैं, इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज है। और तो वहाँ पे जो ओबीसी के आरक्षण का स्थिति है उसको लेके क्या है, क्या आपके पास क्या अपडेट है? सर एक तो बाकी ज़्यादा मेरे को उसमें नॉलेज है नहीं, लेकिन जिस विश्वविद्यालय से मेरी पढ़ाई रही है एचपी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ तो शून्य हुआ है, ओबीसी के लिए बिल्कुल भी आरक्षण नहीं है सर। और मैं अपनी विफलता भी इस बात को मानता हूँ कि जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर बिल्कुल एक्टिव थे और हमने भी इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं आजकल अपने आप से ही वो चीज सवाल पूछता हूँ कि करते हैं। बिल्कुल सर कि ऐसा हमने क्यों नहीं किया।
उस समय मुझे ये भी लगता है कि हमें लगता ही नहीं था कि ओबीसी जो है पिछड़ा हुआ है, हम्म, लेकिन क्योंकि तब हम लीडर थे, हमें लगता था कि सब बहुत अच्छा है, हम्म, मतलब हम बराबरी में पहुंच चुके हैं। लेकिन जब हमने यूनिवर्सिटी से फिर वापसी गांव के अंदर की, जब गांव के अंदर देखा, अगर 100 परिवार हैं तो 100 में से सिर्फ अच्छी एजुकेशन और सरकारी नौकरी के अंदर सिर्फ 10 परिवार हैं 100 में से, लेकिन बाकी 90 परिवारों की आज भी दशा खराब है, जिनके बच्चे 10वीं 12वीं और आईटीआई ही कर पाते हैं। एक हायर एजुकेशन के अंदर, वो मेरे गांव के अंदर भी रहा होगा, और आप भी ऐसे ही क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, और ये चीज आपको भी मालूम होगी कि ऐसा ही होता है। तो ये अगर शायद हमें उस समय पता होता तो हम ये मूवमेंट आज नहीं, बहुत पहले इसको शुरू कर पाते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इसलिए आज हमें लग रहा है कि ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इस आंदोलन को शुरू किया है। अच्छा, जब भी मेरी किसी ओबीसी कम्युनिटी के लीडर से बात होती है तो बार बार ये दावा किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में अगर वोटों की राजनीति देखें तो जितनी जातियां ओबीसी में शामिल है उनका जो टोटल वो है वो सबसे बड़ा है, बड़ा चंक जो है एक उनका है। तो ये आप कैसे कमांड करते हैं जब तक कि इस प्रदेश में कोई जाति आधारित कोई जनगणना ही नहीं हुई है? तो ये तो पता तभी चलेगा ना कि कितने लोग हैं। तो क्या जाति जनगणना को लेके क्या स्टैंड है? जाति जनगणना को लेके भी हम इसमें मांग हमने जोड़ी हुई है अच्छा। कि पूरे प्रदेश के अंदर ओबीसी की जो है जनगणना करवाई जाए, या जातिगत तौर पे करवाई जाए, या ऑल ओवर ओबीसी की करवाई जाए, ताकि हमारे लोगों को कम से कम ये तो पता लगे कि प्रदेश के अंदर ओबीसी से आने वाले कितने लोग हैं। ये हमारी मांग है, और मे भी हो सकता है कि सरकार, हमने डायरेक्ट जो है सरकार के साथ लड़ाई शुरू की है, सरकार इसको मान भी सकती है। चूंकि आप वकील हैं पेशे से, हर चीज को आप अदालत में ले जाके भी उन उन मुद्दों का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या कभी ये जो ओबीसी की जो इस तरह की डिमांड्स है इसको लेके जो अदालतों तक भी लोग गए हैं या आप गए हैं, इसके बारे में कोई बैकग्राउंड है आपके पास? देखिए सर, इसके अंदर ऐसा है कि हम तो कभी गए नहीं हैं, तो इससे पहले के जो लोग हैं वो अदालतों के अंदर गए होंगे, उसका भी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर गए होंगे तो अदालतों में क्या रहा उसके ऊपर मैं बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन इसके अंदर सर ऐसा होता है कि अगर इन मांगों को लेकर हमें अगर अदालतों के अंदर भी जाना है तो हमारे को एग्रीव्ड पार्टी चाहिए होती है सर। अगर मैं हूं, अगर मेरे को कहीं एडमिशन लेनी है सर, अगर मेरे को एडमिशन नहीं मिलती है, और ये जो 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट बोलती है कि आपको 27% रिजर्वेशन जो है हायर एजुकेशन के अंदर देना पड़ेगा, अगर उस समय मुझे एडमिशन ना मिली होती तो शायद मैं एज एग्रीव्ड पार्टी हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल सकता था कि मुझे इस 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करके मुझे जो है वहाँ एडमिशन दी जाए। और अगर हमें कोर्ट्स के, अदालतों के दरवाजे खटखटाने हैं तो हमें एग्रीव्ड पार्टीज को ढूंढना पड़ेगा। और मैं तो सबसे बड़ी बात यही बोलूंगा कि अगर किसी को कभी अधिकार मिले हैं या हमें अगर आज़ादी भी मिली है तो वो आंदोलनों से मिली है, और आज भी अगर हमें कुछ मिलेगा तो वो आंदोलनों से मिलेगा, बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलेगा। एक एक्टिव स्टूडेंट लीडर और तेज तरार अधिवक्ता है सौरभ जी। सौरभ जी, अब हम चूंकि इस ये जो आपका पॉडकास्ट है इसमें हम आखिरी की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 20 तारीख को जो आपकी ये जो रैली है और जो ये आपने अपने समुदाय की ओबीसी की मांगों को लेके जो एक जागरूकता का जिसको आपने नाम दी, तो ये कैसे कैसे शुरू होगी, कहाँ से चलेगी, क्या क्या इसका रूट रहेगा और कहाँ जाके इसका समापन जी होगा? सर, जी। इसका सर हमारा रूट ऐसा रहेगा कि हमने 9 बजे की जो है एमसी ग्राउंड कांगड़ा की कॉल दी है सबको, कि 9 बजे सुबह 20 सितंबर को एमसी ग्राउंड कांगड़ा में जो नगर पालिका का ग्राउंड है वहाँ हमने एकत्रित होना है। और वहाँ से हमने अप्रोक्सीमेट सर हम 10 बजे अपनी यात्रा वहाँ से शुरू करेंगे। और वो हमारा सर मैप ऐसा रहेगा कि हम मटौर से आएंगे, बया मटौर, गग्गल, गग्गल से चैतड़ू, बगली रोड होते हुए सर हम सिल्ला की तरफ बढ़ेंगे, और सिल्ला दाढ़ी होते हुए हम धर्मशाला डीसी ऑफिस पहुंचेंगे, और वहीं इसका जो है समापन करेंगे। तो ये थे सौरभ कौंडल जी हमारे साथ। ये ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं और 20 तारीख को ये जो संघर्ष समिति है एक शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है और अपने जो समुदाय की मांग है उनको लेके ज्ञापन देने की एक प्रोसेस जो है इनकी रहेगी। हालांकि ये पहले ही अपना मांग पत्र जो है वो लिखित में गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को भेज चुके हैं, जिसका कोई जवाब ना आने के कारण इनको ये जो प्रदर्शन है वो करना पड़ रहा है। सर, चलते चलते
ये जो यूथ है, खासकर इसका ओबीसी कम्युनिटी, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? एक तो सर मैं पहले तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पे, लेकिन हमारा जो यूथ है सर, एक तो एजुकेट तो है, कुछ यूथ एजुकेट है जो प्रिपरेशंस के अंदर है, नौकरियों की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन वो तो आपको पता है कि सरकार पोस्टें निकाल लेगी तो नौकरियां मिलेंगी। सरकारों की मंशा है कि पोस्टें ही नहीं निकाल रही है। लेकिन सर दूसरा जो हमारा यूथ है सर, वो भटकाव के अंदर है। ओके। वो भटकाव एक नशे का भी हो सकता है सर, उसके अंदर भी, और अलग तरह के भटकाव में है, अलग तरह के जो संगठन हैं उनके साथ जुड़ रहा है सर, और उन संगठनों से जुड़ के मतलब अलग अलग तरह की गतिविधियां कर रहा है, जो कि हमारे सामाजिक तौर पे, मैं ओबीसी के लिए बोलूंगा सर कि ओबीसी के हित में है ही नहीं सर। वो जो उन संगठनों का संचालन कोई और कर रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी संगठन XYZ संगठन हैं उनके साथ जो हमारा यूथ जुड़ा हुआ है, और संचालन कहीं और से आ रहा है, और जो संचालन करने वाले हैं खुद उन संगठनों के अंदर कभी भी उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होती है। आगे किसको करते हैं? हमारे यूथ को। तो मैं यही अपील करूंगा कि हमारे यूथ को कि अपने अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए हमें लड़ने की जरूरत है, और जो हम भटकाव के अंदर है, एक तो नशे के, उससे भी हमें बाहर आना पड़ेगा। दूसरा जो अदर संगठन हैं जिनके नाम पे हम कहीं भटकाव में हैं, उनसे बाहर निकल के हमें अपनी मांगों को पढ़ना होगा और अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा। और ये अधिकार सर, मैं फिर बोलना चाहूंगा कि अधिकार उसी को मिलेंगे सर जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं उसको नहीं मिलेंगे। और सरकार अगर चाहती है कि हम पढ़ें तो उसको 93rd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। सरकार को 93rd अमेंडमेंट जो है, जो संविधान संशोधन है, वो उसको लागू करवाना पड़ेगा। सौरभ जी, आप स्टूडियो में आए, आपने अपने इश्यूज को लेके, आपने जो सामाजिक न्याय यात्रा है उसको लेके बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।